नमस्कार दोस्तों, आज है 2 मई 2025 और आज की द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं इस पहले आर्टिकल को, जो कि पार्टिकुलरली प्राइवेट मेंबर्स बिल के ऊपर लिखा गया है। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, प्राइवेट मेंबर्स बिल मतलब ये सरकार के द्वारा नहीं लाया गया है। सरकार मतलब मंत्री या फिर मिनिस्ट्री के द्वारा ये नहीं लाया गया है। एक ऐसी व्यक्ति के द्वारा लाया गया है जो कि विपक्ष का सांसद हो सकता है या फिर वो नेता नहीं है। सरकार, मिनिस्ट्री, मंत्री वो नहीं है। निजी सदस्य विधेयक मतलब प्राइवेट मेंबर्स बिल भारतीय संसद में एक ऐसा कानून होता है जो किसी प्राइवेट मेंबर, गैर मंत्री सांसद के द्वारा पेश किया जाता है। ये एक गवर्नमेंट बिल से अलग होता है जिसको मंत्री प्रस्तुत करते हैं। बात करते हैं कि कौन इसको पेश कर सकता है। कोई भी सांसद, चाहे वो लोकसभा का आदमी हो चाहे वो राज्यसभा का, जो कि मंत्री नहीं है, वो इसको पेश कर सकता है। मंत्री केवल सरकारी विधेयक ही पेश कर सकते हैं। पेश करने की प्रक्रिया की बात करें तो सांसद को 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ता है स्पीकर को या फिर सभापति को। फिर एक दिन निर्धारित कर दिया गया है, जैसे कि नॉर्मली शुक्रवार के दिन दोपहर के टाइम में। इस स्टेज पर कोई चर्चा यदि नहीं होती है जब तक सदस्य अनुरोध ना करें। ठीक है। निजी विधेयक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड मनी बिल। हालांकि देखा जाए निजी सदस्य आमतौर पर पेश नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 110 के अनुसार। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रहते हैं जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए रहता है एंड ऑर्डिनरी बिल जो रहते हैं साधारण बहुमत से इस पारित हो जाते हैं। जब इस बिल को लाया जाता है तो इसमें क्या क्या प्रोसीडिंग करी जाती है। सबसे पहले तो फर्स्ट रीडिंग करी जाती है, मतलब विधेयक को पेश किया जाता है। सेकंड रीडिंग होती है, मतलब विस्तृत चर्चा, इसको संसदीय समिति को भी भेजा जा सकता है। थर्ड नंबर में होता है वोटिंग। यदि एक सदन में पास हो जाएगा तो फिर इसको, जैसे लोकसभा में हो गया तो राज्यसभा को भेजते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। ज़्यादातर निजी विधेयक को राष्ट्रपति मंजूर नहीं करते हैं। दिक्कत वाली बात यह हो जाती है कि जब तक सरकार समर्थन नहीं करे। इसके रेट ऑफ पासिंग की यदि हम बात करें तो इसकी सफलता दर बहुत कम रहती है। 1952 से अब तक केवल 15 निजी सदस्य विधेयक ही कानून बन पाए हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल 2010। लेकिन ज़्यादातर को राष्ट्रपति साइन ही नहीं करता है या फिर लोकसभा भंग होने पर ये समाप्त हो जाते हैं। कुछ निजी विधेयक के एग्जाम्पल भी, जैसे कि राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 2014 एंड महिला आरक्षण विधेयक पहले निजी सदस्यों द्वारा लाया गया था, तब जाकर के सरकार के इसमें कान खड़े हुए थे। तो ये तो थी प्राइवेट मेंबर बिल से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए कोई विशेष आर्टिकल नहीं है, लेकिन इसकी प्रक्रिया कुछ प्रावधान है जिसके अंतर्गत पूरी होती है। जैसे कि आर्टिकल 107 विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया है। आर्टिकल 109 धन विधेयकों के संबंध में स्पेशल प्रोसीजर है। आर्टिकल 110 है धन विधेयक की परिभाषा बताता है एंड आर्टिकल 117 है विशेष प्रकार के विधेयकों के संबंध में प्रावधान करता है। संसदीय प्रक्रिया में प्रावधान की यदि हम बात करें तो पेश करने का अधिकार किसके पास है। लोकसभा नियम 62 और राज्यसभा का नियम 65 के अंतर्गत कोई भी गैर मंत्री सदस्य विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। मंत्री केवल सरकारी विधेयक ही प्रस्तुत करेंगे। फिर आ जाता है टाइम पीरियड की बात करें तो शुक्रवार को टाइम पीरियड दिया गया है संसद के नियमों के अनुसार एंड निजी सदस्यों के लिए प्रति सत्र, मतलब एक बार की बैठक में, जैसे कि शीतकालीन सत्र चल रहा है या गर्मी का चल रहा है या फिर मानसून का चल रहा है, तो एक जो सदस्य है अधिकतम 3 विधेयक ही पेश कर सकता है। यदि हम इसकी प्रक्रियात्मक प्रतिबंध की बात करें तो धन विधेयक आर्टिकल 110 के अनुसार केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश आप कर सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक पेश करने में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। इसके अलावा कुछ संवैधानिक सीमाएं भी हैं, जैसे कि आर्टिकल 111 के अंतर्गत प्राइवेट मेंबर्स बिल को भी राष्ट्रपति की सहमति चाहिए।
सरकार की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति साइन भी नहीं करता है, दिक्कत ये हो जाती है। इसके अलावा आर्टिकल 122 के अंतर्गत संसद की कार्यवाही न्यायालय में चुनौती आप नहीं दे सकते। एंड आर्टिकल 245 के अंतर्गत संसद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। अब सीधे चलते हैं हम आर्टिकल की तरफ और देख लेते हैं इस आर्टिकल को। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइन कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज़ द पोटेंशियल टू बी ए गोल्ड माइन फॉर इंडियाज लेजिस्लेटिव लैंडस्केप। मतलब प्राइवेट मेंबर्स बिल भारत की लॉ मेकिंग सिस्टम में एक बहुत कीमती चीज़ की तरह हो सकता है, जिसको बोलते हैं गोल्ड माइन की तरह हो सकता है। यानी इससे कई अच्छे और ज़रूरी कानून बनाए जा सकते हैं यदि हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो। अब बताया जाता है कि भाई प्राइवेट मेंबर्स बिल एक ऐसा तरीका होता है जिससे संसद सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं हैं अपने खुद के कानून प्रस्तावित कर सकते हैं। भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम में ज़्यादातर कानून सरकार लाती है, ये मिनिस्ट्रीज़ द्वारा बनाए जाते हैं और मिनिस्ट्रीज़ मंत्रियों के द्वारा संसद में रखे जाते हैं। इसके उल्टे प्राइवेट मेंबर बिल किसी भी पार्टी के इंडिविजुअल या फिर चाहे वो सत्ताधारी हो या फिर विपक्ष हो वो लोग ला सकते हैं। हर सत्र में फ्राइडे को प्राइवेट मेंबर बिल्स पर चर्चा होती है, बिल को चर्चा के लिए खोला जाता है। ये शायद आखिरी मंच होता है जहां पर सांसदों को पार्टी के आदेशों से आज़ादी मिल जाती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण व्यवस्था धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। बार बार की डिसरप्शन, एडजॉर्नमेंट्स और गवर्नमेंट बिजनेसेस को ज़्यादा प्राथमिकता देने से प्राइवेट मेंबर बिल अब एक सिंबॉलिक गेस्चर ही बनकर के रह गया, मतलब प्रतीकात्मक प्रयास, ना कि एक सीरियस लेजिस्लेटिव प्रोसेस। प्राइवेट मेंबर्स बिल की अनदेखी, उसको इग्नोर करना एक प्रोसीजरल मिस्टेक भी है और ये लोकतंत्र में गिरावट का भी संकेत देता है। अब अगले मुद्दे की तरफ हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस चीज़ को। देखिए, जब से भारत आज़ाद हुआ है तो अभी तक 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल ही पास हो पाए हैं एंड इनको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल पाई है। नॉन हैज़ सेलिब्रेट क्लियर बोथ हाउस सिंस 1970। एक जगह तो पास हो जाते हैं लेकिन दूसरी जगह पास नहीं हो पाते हैं। 1970 से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं। अब 1970 के बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर्स बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास नहीं हो पाया है। 17वें नंबर की लोकसभा की बात करें 2019-24 के बीच में 729 प्राइवेट मेंबर्स बिल लोकसभा और 705 प्राइवेट मेंबर्स बिल राज्यसभा में पेश किए गए, लेकिन चर्चा सिर्फ 2 लोकसभा के और 14 राज्यसभा के ऊपर ही हो पाई थी। वहीं यदि हम बात कर लेते हैं 18वें नंबर की लोकसभा की, तो केवल 20 एमपी ही एमपी ने ही इंट्रोड्यूस किया था प्राइवेट मेंबर्स बिल्स को। मतलब 18वीं लोकसभा में अभी तक केवल 20 एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ही प्राइवेट मेंबर्स बिल प्रस्तुत किए हैं। प्रारंभिक सत्र और बजट सेशन 2024 के दौरान देखा जाए लोकसभा में 64 प्राइवेट मेंबर्स बिल हुए थे, लेकिन एक के ऊपर भी यहाँ पर चर्चा नहीं होती है। वहीं यदि हम विंटर सीजन्स की बात करें, ठीक है, लोकसभा के 2 शुक्रवार में डिसरप्शन आ गया, इसके चक्कर में ये 2 बिल बर्बाद हो गए। एक और शुक्रवार कॉन्स्टिट्यूशन पर जनरल डिस्कशन में चला गया। बजट सेशन में भी पहला शुक्रवार जो आमतौर पर प्राइवेट मेंबर बिल के लिए होता है, यूनियन बजट पर चर्चा करने में ख़त्म हो गया। अब सिर्फ एक शुक्रवार को एक तो शुक्रवार बचा था, यहाँ पर प्राइवेट मेंबर्स बिल से जुड़ी गतिविधि हुई थी और वो भी सिर्फ एक रेजोल्यूशन ही लाया गया। राज्यसभा में 82 प्राइवेट मेंबर्स बिल में से 49 पेश हुए हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पर ही शुरू हो पाई है और वो भी बीच में अनिश्चित काल तक स्थगित कर दी गई। एडजॉर्न साइन डाई जिसको बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल कन्विक्शन एंड आवर सोशल नीड्स को कैसे करके एड्रेस किया जाएगा।
प्राइवेट मेंबर्स बिल ने लंबे समय से एमपीज़ को एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वे ऐसे विधेयक प्रस्तुत कर सकें जो उनकी पर्सनल बिलीव, वो किसी भी चीज़ को लेकर के क्या सोचते हैं, पर्सनल बिलीव्स उनकी क्या है, एंड अपने निर्वाचक क्षेत्र, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ से वो सीट को लेकर के खड़े हुए हैं, उन लोगों की क्या डिमांड है, नए नए जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं या फिर कानून बनाने के लिए दबाव डाल सकते हैं सरकार के ऊपर। एक उल्लेखनीय उदाहरण ये है जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, जिसको सुप्रिया सूले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने 28 अक्टूबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। लेकिन दिक्कत वाली बात यह हो जाती है, इस बिल में सुझाव ये दिया गया कि कर्मचारियों को लीगल राइट दे दीजिए, कानूनी अधिकार दे दीजिए कि वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन से डिसएंगेज कर लें अपने आप को जब ऑफिशियल वर्किंग हावर ख़त्म हो जाए। 8 घंटे की ड्यूटी ख़त्म हो गई तो काम वहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन घर जाने के बाद भी यदि फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं काम को लेकर के कि थोड़ी देर और रुक जाते या फिर ये कैसे होगा, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये बिल डिजिटल एज में काम के पर्सनल लाइफ में इंट्रूजन, हस्तक्षेप को संबोधित कर रहा है। हालांकि ये बिल आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन इसने मेंटल हेल्थ, वर्क लाइफ बैलेंस और लेबर राइट पर राष्ट्रीय चर्चा चालू कर दी थी। ये चीज़ दिखाता है कि कैसे करके प्राइवेट मेंबर्स बिल फॉरवर्ड लुकिंग और अनकन्वेंशनल आइडियाज़ के लिए माध्यम हो सकते हैं, मतलब परंपरा से हट कर के विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके विपरीत कुछ प्राइवेट मेंबर्स बिल ने रियल लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट पर भी असर डाला है। 2014 में तिरुचि सीवा डीएमके राज्यसभा ने राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल प्रस्तुत करा था। 24 अप्रैल 2015 को यह बिल राज्यसभा से पास होने वाला 40 सालों में पहला प्राइवेट मेंबर्स बिल बन गया था। ये हिस्टोरिकल है। हालांकि ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया, पर इसने ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 के लिए एक ग्राउंड तैयार कर दिया था, जिसे सरकार ने पेश करके पास किया। ये चीज़ दिखा देता है कि प्राइवेट इनिशिएटिव से ही कानूनी प्रक्रिया को हम कितना ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं और सरकार को एक्शन लेने पर कंपेल किया जाता है, मजबूर किया जाता है। खास करके सोशली सेंसिटिव मामलों में, सामाजिक संवेदनशील मामलों के ऊपर सरकार को झुकाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, रूलिंग पार्टी के एमपीज़ भी अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स पीएमबीज़ के थ्रू रखते हैं। ऐसी भी कई सारी घटनाएं हमको देखने को मिली हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल रूलिंग पार्टी के सांसद को भी अपनी इंडिपेंडेंट थॉट जाहिर करने का मौका दे देता है। एग्जाम्पल के तौर पर बीजेपी के एमपी हैं गोपाल चिन्नई सेट्टी ने एक बिल प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में सीनियर सिटीजन के लिए फ्री मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की डिमांड करी थी। उनकी ये पहल बता रही है कि भाई ट्रेजरी ब्रांच एमपीज़, सत्ता पक्ष के सांसद जो आमतौर पर गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, वे भी प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए अपने पर्सनल इंसाइट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी फीडबैक पर कानून की डिमांड कर सकते हैं कि हमें इस मुद्दे पर कानून बनाने की ज़रूरत है। लेकिन दिक्कत ये है, स्वतंत्र कार्यवाही के लिए जो जगह है वो घटती जा रही है। कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने इंडिविजुअल लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव की स्पेस को कम किया है। 52वें नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसने एंटी डिफेक्शन लॉ को 10th शेड्यूल के जरिए लाया। इसका उद्देश्य था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना, लेकिन इसका अनइंटेंडेड इफेक्ट ये भी हुआ, मतलब अनजाना असर, हमको पता ही नहीं था कि एमपीज़ खास करके ट्रेजरी ब्रांचेस वाले या पार्टी के लेजिस्लेटिव एजेंडा से अलग नहीं बोल पाते। इस तरह के स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट में प्राइवेट मेंबर्स बिल ही एक ऐसा जरिया है जिससे सांसद पार्टी लाइन से हट कर के कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी सजेशन दे सकते हैं। अब आगे बताया जाता है कि जो सांसद होते हैं सिर्फ पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अकेले नहीं होते हैं, बल्कि जनता के प्रतिनिधि भी होते हैं। जनता ने उनको चुन करके भेजा है और इसी वजह से उनका इंडिपेंडेंट सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भले ही भारत के वोटर्स अपना वोट ऐसे कैंडिडेट को दे रहे हैं जो किसी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, कमल को दे रहे हैं, कोई कह रहा है पंजा को देंगे,
लेकिन उनका डिसीजन कैंडिडेट की इंटीग्रिटी, एक्सपर्टाइज और ट्रैक रिकॉर्ड पर भी निर्भर करता है। खास करके निर्वाचन क्षेत्र में एमपीज का काम सिर्फ पार्टी की बात को दोहराना अकेला नहीं होता है, बल्कि वे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जनता की एस्पायरेशन और कंसर्न्स के प्रतिनिधि भी होते हैं। तो पीएमबी की प्रक्रिया प्राइवेट मेंबर्स बिल की जो प्रोसेस की रक्षा के लिए कुछ प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर हमें विचार करना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले नंबर का जो सुधार हमको देखने को मिलेगा वो ये है कि प्राइवेट मेंबर बिल्स के लिए टाइम पीरियड निर्धारित कर दिया जाए। इसको अभेद बना दो, सैक्रोसैंक्ट कर दो, पवित्र बना दो। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में ऐसा अमेंडमेंट करना चाहिए जो साफ तौर पर कह दे कि ये समय ओवरराइड करने का नहीं है, मतलब इस टाइम पीरियड को आप बाधित नहीं कर सकते सिवाय नेशनल इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर। डेडिकेटेड हावर्स रखे जाएं। इसको सिर्फ खाली रखना अकेला नहीं है, बल्कि नियमित रूप से लागू भी करना है ताकि मीनिंगफुल डिबेट हो सके एंड प्राइवेट मेंबर बिल का पारित होना संभावित हो सके, इसको हम सुनिश्चित कर सकें। इसके अलावा एक चीज़ पर और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई पार्लियामेंट एक रिव्यू कमेटी बना सकती है जो सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए ही होगा। इसका काम रहेगा बिल्स की क्वालिटी, रेलेवेंस और कॉन्स्टिट्यूशनलिटीज़ की जांच करना, संवैधानिकता की जांच करेगा। ये कमेटी प्रायोरिटी लिस्ट भी सुझा सकती है कि भाई इन मुद्दों पर पब्लिक इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है एंड क्रॉस पार्टी सपोर्ट भी चाहिए। एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म भी लाया जा सकता है ताकि ऐसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय बिल्स को टाइम बाउंड मैनर से सदन में हम ला सकें। जब सरकार को समय की कमी लगे अपनी कानूनी प्रक्रिया को निपटाने में, तो एक कदम ये उठाया जा सकता है कि हम पार्लियामेंट के वर्किंग हावर को बढ़ा सकते हैं, ना कि फ्राइडे रिजर्व फॉर प्राइवेट मेंबर्स बिल्स को छीनने। शुक्रवार का दिन फिक्स है तो उसके लिए फिक्स ही रहने दो। ऐसा नहीं है कि दूसरे काम के लिए, दूसरे बिल को पारित करने के लिए हम शुक्रवार का यूज़ कर लें। दोनों सदनों का समय आमतौर पर सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक होता है, जिसमें लंच ब्रेक दिया जाता है। अगर 1 से 2 घंटे का विस्तार कर दिया जाता है तो 0 आवर और क्वेश्चन आवर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और प्राइवेट मेंबर बिल पर असर भी नहीं पड़ेगा। तो सीमा को पुनर्निर्धारित करना और दोनों सदनों में एमपीज की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए रिफॉर्म की अर्जेंसी और भी अधिक है, मतलब डीलिमिटेशन होने वाला है, इससे सीट बढ़ जाएंगी। तो ऐसे टाइम पीरियड में ये बिल काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण सुधार की यहाँ पर चर्चा करी जाती है। इस नियम के पार्टिकुलरली जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अपनाया गया है वो है यूनाइटेड किंगडम का 10 मिनट रूल। मतलब कोई भी सांसद अपने प्राइवेट मेंबर बिल्स को पेश करते समय 10 मिनट का टाइम लेगा और उस पर शॉर्ट स्पीच देगा। इसके बाद कोई दूसरा एमपी उस बिल के विरोध में बराबर इक्वल टाइम में बोल सकता है। इससे प्राइवेट मेंबर बिल को बिना ज़्यादा समय लिए ही इंट्रोड्यूस किया भी जा सकता है, सुना भी जाता है एंड रिकॉर्ड भी किया जाता है। अगर भारत इस तरह का नियम अपनाएगा तो चाहे वर्तमान प्रक्रिया के साथ जोड़ करके या फिर उसके स्थान पर लाए, तो इससे काफ़ी हद तक नए लेजिस्लेटिव आइडियाज़ जनता के सामने आ सकते हैं। जगदीप धनखड़ ने खुद इस चीज़ को सपोर्ट किया है, लेकिन रियल में ये चीज़ लागू नहीं हो पा रही है। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने क्या बोला है, प्राइवेट मेंबर बिल की भूमिका को लोकतंत्र को मजबूत करने वाला बताया। उन्होंने बोला है कि प्राइवेट मेंबर बिल फॉरसाइटेड, फॉरवर्ड लुकिंग एंड ए गोल्ड माइन की तरह काम करता है भारत की कानून व्यवस्था के लिए। उनके ये शब्द बताते हैं कि अगर इस प्रणाली को ईमानदारी से अपनाओगे तो इसमें बहुत वैल्यू एंड पोटेंशियल मौजूद है। नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली चाइना की स्ट्रेटजी से रिलेटेड है कि किस प्रकार से चाइना अपना जो प्रभुत्व है बढ़ाते जा रहा है तेज़ी के साथ में।
चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने 14 से 18 अप्रैल 2025 के दौरान साउथ ईस्ट एशिया के 3 देशों वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया का दौरा किया था। उनका एक ही लक्ष्य था, बीजिंग को एक विश्वसनीय साथी, रिलायबल पार्टनर के रूप में प्रस्तुत करना। इस समय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज़ एक्सपोर्ट पर 145% का भारी टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, इसके चलते चाइना अपने बाहरी इकोनॉमिक संबंधों को दोबारा से समझ और बदल रहा है, खास करके उन रीजन में जहां उसका स्ट्रेटजिक प्रॉक्सिमिटी और रिसेप्टिव पार्टनर्स मौजूद हैं। मतलब स्ट्रेटजिक उसके पार्टनर हैं, साथ देने वाले देश मौजूद हैं। ऐसी जगह में जा कर के वो अपनी दोस्ती को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। ये साउथ ईस्ट एशिया में की गई कार्यवाही सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेसी नहीं थी, ये एक सोची समझी कोशिश थी जिसका उद्देश्य क्या था, बाहरी इकोनॉमिक प्रेशर को कम करना एंड स्टेबिलिटी का प्रदर्शन करना, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की लीडरशिप को मजबूत बनाना। ये विजिट हुआ है एक कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद, 8 से 9 अप्रैल के तुरंत बाद, जिसका नाम था सेंट्रल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्क रिलेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज़। इसमें पार्टी के उच्च नेता शामिल हुए थे और ये हाईलाइट किया कि पड़ोसी देशों के साथ एक शेयर्ड फ्यूचर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाइना चाहता है कि वो खुद को बचा सके इंसुलेट होने से, उस गंभीर होती ट्रेड वार से जो अमेरिका के साथ चल रही है। कैसे करके हम उसके असर को कम कर सकते हैं, इसके लिए चाइना कंटिन्यू प्रयासरत है। इसके असर को चाइना ज़्यादा से ज़्यादा कम करना चाहता है। अब 3 इसके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। ट्रेड रूट को मजबूत करेगा, मैन्युफैक्चरिंग के नए ऑप्शन खोलेगा, डिप्लोमेटिक पार्टनर जो कि मिलकर के वाशिंगटन की कंटेनमेंट या फिर रिस्क को कम करने का नैरेटिव का विरोध कर सके, ये सारी चीज़ें वो करना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में कंबोडिया पर कुल मिलाकर के 59% का टैरिफ लग गया है, जिसमें 10% का यूनिवर्सल टैरिफ है और अतिरिक्त है 49%, जो एक 90 दिन के विराम के बाद लागू होने वाले। वहीं वियतनाम और मलेशिया पर, वियतनाम में 46% और मलेशिया में 24% टैरिफ लागू हो सकते हैं, ये उसने पहले ही निर्धारित कर दिया था। इसके उल्टे जी जिनपिंग का संदेश है कि चीन ट्रेड के लिए खुला है, वो मल्टीलैटरिज्म का समर्थन करता है और यूनिलैटरल कोएर्सन का एक तरफा दबाव का विरोध करता है, जो कि सीधे सीधे अमेरिका की नीति के विरुद्ध है। वियतनाम में उन्होंने शीर्ष नेताओं से मुलाकात करी और 45 सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करे। मलेशिया में बातचीत का केंद्र रहा था कि कैसे करके इकोनॉमिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों को कैसे करके निपटा सकते हैं। यहाँ पर 30 से ज़्यादा एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुए हैं, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी, एआई, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे मुद्दे शामिल थे। कंबोडिया की यात्रा, जो कि 2016 के बाद पहले बार करी गई है, इस बात पर जोर दे रही है कि चीन उसका सबसे बड़ा निवेशक और व्यापारिक साझेदार है। 2024 में दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड पहुंच गया था लगभग $15 अरब से भी ज़्यादा। खास तौर पर फुनान टैको कैनाल जैसे प्रोजेक्ट ये बताते हैं कि चीन अब भी आर्थिक अवसर और सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान कर रहा है, जबकि अमेरिका प्रोटेक्शनिज्मवाद की ओर आगे बढ़ रहा है। ये यात्रा सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें आप देखेंगे विचारात्मक और नैतिक प्रतिस्पर्धा भी शामिल है। बीजिंग ने कोशिश किया है कि वो ये दिखा दे कि उसका मॉडल, जिसमें नॉन इंटरफेरेंस और सिर्फ इकोनॉमिक क्लोजनेस शामिल है, अमेरिका के हस्तक्षेपकारी और कठोर कदम से अलग और बेटर है चाइना। ये कहानी स्पेशली कंबोडिया में ज़्यादा असर करेगी, जो पहले से ही चीन का करीबी राजनीतिक सहयोग रहा है। मलेशिया में भी ये कुछ हद तक काम कर सकती है, जहां सरकार ने अब तक फॉरेन पॉलिसी को संतुलित बनाए रखा है। तो चाइना ने साउथ चाइना सी में कोड ऑफ कंडक्ट को आगे बढ़ाने की बात करी थी, BRI के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्थन देने की बात करी और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया।
ये सब सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिसका मकसद है कि चीन को एक अच्छे पड़ोसी और क्षेत्रीय नेता के रूप में स्थापित किया जाए, जो यूएस लीड लिबरल ऑर्डर के रूप में देखा जाएगा। अब द टाइमिंग ऑफ द विजिट इज पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट। ऐसे समय में ये यात्रा करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अमेरिका का साउथ ईस्ट एशिया के साथ में जुड़ाव एपिसोडिक है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, और अक्सर रिएक्टिव रहता है, मतलब जब ज़रूरत पड़ती है ना तभी उसके कान खड़े होते हैं। हालांकि वाशिंगटन ने, अमेरिका ने दावा किया है, फिर भी कई सारे आसियान देशों को ये लग रहा है कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा सुरक्षा पर बेस्ड है और उसका उद्देश्य सिर्फ चाइना का विरोध करना है। इसके अपोजिट में जी जिनपिंग की यात्रा ठोस रिजल्ट लेकर के आई है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनेंगे, डिजिटल कोलैबोरेशन होगा, ट्रेड फैसिलिटेशन होगा, सिक्योरिटी डायलॉग भी होने वाले हैं। उन्होंने आसियान के महत्वपूर्ण सदस्य देशों की यात्रा करी है, जिससे उन्होंने आसियान के भीतर के आपसी समीकरणों पर भी सवाल डाला है, जैसे कि वियतनाम, जो कि साउथ चाइना सी में चाइना के आक्रामक रवैये से चिंतित है, उसके साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो डिस्प्यूट है वो कम हो सके। मलेशिया में चाइना ने शांतिपूर्ण समाधान और बीआरआई सहयोग पर जोर दिया है, जो उस सरकार को पसंद आता है जो नहीं चाहती है कि वो यूएस चाइना की खींचतान में एक मोहरा बन के रहे, कि अमेरिका हमारे कंधे पर गोली रखे और चाइना को मारे। जब वाशिंगटन सुरक्षा साझेदारियों पर ध्यान दे रहा है, जैसे कि ऑकस, क्वाड, बायलैटरल अलायंस, तो जाहिर सी बात है चाइना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। जहां अमेरिका को अक्सर कमज़ोर और अधूरा माना गया है, वहां पर चाइना हेल्प कर रहा है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर पर्सपेक्टिव की आलोचना भी होती रही है, क्योंकि ये मार्केट एक्सेस का प्रलोभन नहीं दे रही है, बल्कि चीन सीधे निवेश और व्यापार के अवसरों का प्रस्ताव दे रहा है। अब लार्जर पिक्चर की चर्चा करते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को यदि हम देखें, यहाँ पर एक लार्जर पिक्चर है। चीन अगर खुद को इंडिस्पेंसिबल इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में पेश कर रहा है, तो ये अमेरिका की चीन को आर्थिक रूप से अलग थलग करने या फिर डराने की कोशिश को ख़त्म कर देगा। अगर साउथ ईस्ट एशिया के देश चीन पर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, तो अमेरिका के लिए एक मजबूत आर्थिक रणनीति बनाना पड़ेगा और उसे लागू करना कठिन हो जाएगा। चाइना की ये यात्रा भविष्य की स्ट्रेटजी है, जिसका टारगेट है इंडो पैसिफिक में चीन का प्रभाव और नेतृत्व परमानेंट रूप से एंट्रेंच करना, जमा देना। अब ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग है, जिसका दीर्घकालीन असर होने वाला है। कहाँ कहाँ पर? रीजनल अलाइनमेंट पर, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर एंड रूल सेटिंग में भी इसका असर पड़ जाएगा। लास्ट में अपन ये बोल सकते हैं कि घरेलू राजनीतिक संकेत, डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिग्नलिंग देने के लिए भी था। चाइना ने ये दिखाना बहुत ज़रूरी समझा है कि चीन इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेटेड नहीं है, भले ही पश्चिमी देशों का दबाव लगातार बढ़ते जाए, जैसे कि गर्मजोशी से स्वागत किया जाना, इकोनॉमिक डील्स होना, स्ट्रेटजिक डायलॉग के ऊपर चर्चा होना, ये सब उनके घरेलू प्रभाव को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये चीन की इकोनॉमिक स्लोडाउन और पश्चिम के साथ डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन, राजनयिक टकराव से जुड़े नेगेटिव हेडलाइंस को ऑफसेट करने की कोशिश करता है। साथ ही ये भी संकेत देता है कि दक्षिण एशिया के देशों और पूरे ग्लोबल साउथ के लिए चीन अब उनके साथ खड़ा है, एक ऐसा देश जिस पर वे भरोसा करें। लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या साउथ ईस्ट एशिया के देश वाकई चाइना की इस पहल को एक्सेप्ट करेंगे, खास करके तब जब खुद चाइना की पॉलिसी कई बार यूनिलैटरल हो जाती हैं और दूसरे के ऊपर दबाव डालना वो चालू कर देता है। अगले आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं पार्टिकुलरली भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप से रिलेटेड। हाल फिलहाल में देखा जाए पहलगाम में जब से आतंकवादी हमला हुआ है, भारत और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले से पूरा सदमा फैल चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी स्ट्रेटजिक कार्यवाही और मिलिट्री टेंशन बढ़ने की संभावना है। इसी बीच भारत के द्वारा पाकिस्तान के 3 करीबी
सहयोगी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और तालिबान शासन के साथ हमारे संबंध मजबूत करने की कोशिशों पर शायद ध्यान नहीं गया हो, लेकिन इन तीनों से मिला हम समर्थन आतंकियों के खिलाफ भारत का पक्ष मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरबिया में थे तब उन्हें हमले की खबर मिली थी। हालांकि उन्होंने अपनी यात्रा अधूरी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से इस हमले पर विस्तृत बातचीत करी। इसमें हमले की कड़ी निंदा करी गई और आतंकवाद को किसी धर्म, नस्ल या संस्कृति से जोड़ने की भी कोशिश खारिज कर दी जाती है। ये शब्दावली अब तक के सबसे कड़े और स्पष्ट शब्दों में से हुई थी। ये प्रक्रिया 2006 में इंडिया के ऐसे दिल्ली डिक्लेरेशन से चालू होती है और 2010 के स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से मजबूती मिल गई है। 2012 में सऊदी अरब ने भारत की मदद करी और सैयद जबीउद्दीन अंसारी मतलब अबू जुंदाल की गिरफ्तारी में सहयोग किया। वो 26/11 मुंबई हमलों में लश्कर तैयबा के साथ शामिल था। ये एक बड़ा बदलाव था क्योंकि पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान और दूसरे देशों में चरमपंथी मदरसों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड किया था। अब दोनों देशों के बीच में टेक कोऑपरेशन और $100 अरब के निवेश का वादा संबंधों को बदल चुका है। यूएई के साथ भी भारत ने काफ़ी अच्छी खासी प्रगति करी है। जैसे 2017 में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पर सिग्नेचर हुए थे और मोदी अब तक कम से कम 6 बार यूएई जा चुके हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि 1990 के दशक में भारत ने दाऊद इब्राहिम की प्रत्यर्पण के लिए, वापसी के लिए और 1999 के IC 814 विमान जो अपहरण हुआ था, हाईजैक कर लिया गया था, इससे यूएई से मदद मांगी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। अप्रैल में भारत ने दुबई के क्राउन प्रिंस और यूएई के उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का भव्य स्वागत किया। इससे दोनों देशों के संबंध और भी ज़्यादा मजबूत हो गए, जो कभी पाकिस्तान के करीब हुआ करता था। इस सप्ताह भारत के विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया मामलों के विशेष अधिकारी ने काबुल की अचानक यात्रा करी। वहाँ उनकी मुलाकात होती है तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मुत्ताकी से। तालिबान ने पहलगाम हमले की क्लियर निंदा करी है। ये पहले की तुलना में बहुत अलग टाइप का नेचर हमको देखने को मिल रहा है, जब तालिबान पाकिस्तानी एजेंसियों और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर के अफगानिस्तान में भारत के हितों को निशाना बनाया करता था। हालांकि ये मान लो कि तालिबान हमारी तरफ आ गया है, कोई काम का नहीं, फिर भी आतंकवाद के खिलाफ यदि वो हमारा सपोर्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करी जाएगी। ये जो स्ट्रेटजिक चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है वो ये बताता है कि समय पर समझदारी से की गई डिप्लोमेसी कैसे करके उन देशों के साथ रिश्ते चेंज कर देती है जिन्होंने 3 दशक पहले भारत से कोई सहयोग ही नहीं किया था।